हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएनए क्या होता है, साथ ही साथ हम देखेंगे आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके सभी के सभी क्या क्या कार्य हैं, कितने प्रकार हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह एक एकल सूत्रीय नाभिकीय अम्ल होता है। कैसा होता है? यह एकल सूत्री होता है। कैसा होता है? एकल सूत्री, मतलब इसकी संरचना में आपको केवल एक ही श्रृंखला दिखाई देगी। जैसे अभी तक आप देखते थे डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना में आपको दो सूत्र यानी कि दो स्ट्रैंड्स या दो श्रृंखलाएं दिखाई देती थी, लेकिन आरएनए में आपको केवल और केवल एक सूत्र दिखाई देगा, मतलब एक ही स्ट्रैंड या एक ही श्रृंखला आपको दिखाई देगी। यानी जो आरएनए होता है केवल और केवल एकल सूत्री होता है। अब आरएनए भी क्या होता है? तो यह भी न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि यह भी क्या होता है? नाभिकीय अम्ल होता है। आरएनए भी क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। जैसे हमने आपको बताया था न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो होता है ये ओवरऑल अधिकतर एनिमल्स के अंदर होता है, लेकिन जो आरएनए होता है ये कुछ स्पेशली जो प्लांट वायरस होते हैं। किसके अंदर? आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस का मतलब होता है जो पादप विषाणु होते हैं। कौन होते हैं? जो कुछ पादप विषाणु होते हैं। पादप विषाणुओं के अंदर आपको जो आनुवांशिक पदार्थ या आप कह सकते हैं जो नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा वो क्या होता है? वो होता है आरएनए। तो आरएनए जो होता है मुख्य रूप से किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है आरएनए। तो किसी भी प्लांट वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आरएनए मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है। आरएनए जो होता है यह एक एकल सूत्रीय नाभिकीय अम्ल होता है। आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए के अंदर आपको एक विशेष प्रकार की शर्करा यानी कि शुगर दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। तो राइबोज पेंटोज शुगर ये कैसी होती है? राइबोज जो होती है ये भी क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का मतलब है कि इसमें भी आपको 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है ये भी क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। सेम जैसे आपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना आपने देखी थी, उसमें आपने जो शर्करा देखी थी वो थी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए के अंदर जो उपस्थित शर्करा है वो है राइबोज पेंटोज शुगर, क्योंकि ये भी कैसी होती है? 5 कार्बन वाली होती है। कैसी होती है? 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, इसीलिए इसे हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। तो आरएनए से संबंधित आपको सबसे पहले याद रखना है कि आरएनए जो होता है यह एक एकल सूत्रीय नाभिकीय अम्ल होता है। इसके अंदर आप देखेंगे जो शुगर होती है वो होती है राइबोज पेंटोज शुगर होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डीएनए जो होते हैं, जैसे आपने देखा था डीएनए में आपने देखा था कि डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो डीएनए चूंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, उसी प्रकार से आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए जो हमारा है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? ये राइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड के। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो डीएनए में आपने देखा था कि जो डीएनए होते हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। उसी प्रकार आरएनए आप देखेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? पॉलीमर या बहुलक होते हैं। आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा आरएनए जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? आरएनए जो प्रेजेंट होते हैं, आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। आरएनए स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में ही अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, और कुछ मात्रा में आप देखेंगे किसके अंदर होगा? कुछ मात्रा में आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर कुछ मात्रा में, यानी कि केंद्रक के अंदर कुछ मात्रा में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आरएनए से संबंधित सबसे पहले तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इतनी पता होना चाहिए कि आरएनए जो होता है यह एकल सूत्री नाभिकीय अम्ल होता है, मतलब एक ही श्रृंखला का बना होता है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, नाभिकीय अम्ल है, जैसे डीएनए होता था। ये जो नाभिकीय अम्ल है मुख्य रूप से जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर आपको आरएनए जो है दिखाई देता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। इसके अलावा आरएनए उपस्थित कहां होता है? तो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में केंद्रक के अंदर भी पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर यदि हम शर्करा देखें तो राइबोज पेंटोज शुगर होती है। इसके अलावा आरएनए जो होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको बस इतनी चीजें छोटी सी पता होना चाहिए आरएनए के बारे में, ये बेसिक है आरएनए का। चलिए आप देख भी सकते हैं आरएनए जो होता है ये एक प्रकार का एकल सूत्रीय नाभिकीय अम्ल होता है।
इसमें इसमें राइबोज नामक पेंटोज शुगर पाई जाती है और यह सामान्यतः किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और जो आरएनए की आधारभूत इकाई होती है वो क्या होती है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होती है। क्या होती है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होती है, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं आरएनए। तो पादप विषाणु जो होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन पाया जाता है? तो उनमें आरएनए नामक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे पहले आपको आरएनए के बारे में थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आरएनए का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। जब भी हम बात करते हैं आरएनए के केमिकल कंपोजिशन की तो आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स और एक है न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की यदि हम बात करते हैं, हमने आपको पूरा का पूरा डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड्स कराया था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पे आसानी से समझना पड़ेगा। तो जो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड्स होता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड्स समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए के अंदर आपने देखा था न्यूक्लियोसाइड्स दो चीजों से मिलकर के बना था। सेम वही सिचुएशन यहां पे है। तो आरएनए का जो न्यूक्लियोसाइड्स है, आरएनए के अंदर आपको जो भी न्यूक्लियोसाइड्स दिखाई देंगे उसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीजें होगी। एक तो होगा क्या? नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होगा? नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होगा? नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? एक तो नाइट्रोजिनस बेस हो गया यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक हो गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? और वो है आपका राइबोज शुगर। क्या है? राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा। यानी यहां पे आपको बस एक चीज समझना है कि चूंकि हम आरएनए का न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ रहे हैं तो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स में यहां पे डीऑक्सी की जगह में यहां पे राइबोज नामक शर्करा आ जाएगी बस। नाइट्रोजनी क्षारक तो आपका सेम रहेगा, कोई ना कोई चार में से नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा, उसके अलावा राइबोज शर्करा रहेगी। अभी आप देखेंगे आरएनए के अंदर जो चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें होता है एडेनिन, आपका ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है आपका, और थायमीन की जगह में यहां पे क्या आ जाता है? यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षारक आ जाता है। तो आपको चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो कि आरएनए के अंदर उपस्थित होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर एक आपका नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा, एक तो आपका नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा और एक आपका रहेगा राइबोज शुगर। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड्स का संगठन। न्यूक्लियोसाइड्स दो चीजों से मिलकर के बना होगा, नाइट्रोजनी क्षारक और राइबोज शुगर से मिलकर के बना होगा। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा कितने प्रकार से बना होगा। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीजें होगी। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज तो सेम होगी नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होगी? पहली चीज तो सेम होगी नाइट्रोजनी क्षारक। पहली चीज होगी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस दूसरी चीज, अब चूंकि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है तो शर्करा कौन सी रहेगी? राइबोज शर्करा। तो यहां पे आप लिख लीजिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्या रहेगी? राइबोज शर्करा। ये हो गया आपका राइबोज शर्करा प्लस एक चीज आपका और रहेगा, और वो क्या है? वो है फास्फोरिक अम्ल। क्या है? एक चीज आपका और रहेगा इसमें एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलेंगे फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल आपका एक अतिरिक्त रहेगा। आपको फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला पता है H3PO4। तो कोई भी आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे आपका हो गया राइबो एडिनिलिक एसिड, राइबोसाइटिडिलिक एसिड, राइबो यूरिडिलिक एसिड। इसके अलावा आपका जो भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं आरएनए के अंदर, इसीलिए चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे और चार ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जितने भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षारक कोई ना कोई रहेगा, उसके बाद राइबोज शर्करा रहेगी, फिर फास्फोरिक अम्ल। ये तीन चीजें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेंगे। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में ये तीनों चीजें उपस्थिति होना अनिवार्य है। चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आरएनए के जो भी नाइट्रोजन क्षारक हैं और क्षारक युग्मन है उसके बारे में। चलिए सर जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद देखिए हमारा जो अगला है वो है नाइट्रोजनी क्षारक।
नाइट्रोजनी क्षारक की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर आपको 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक दिखाई देंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले प्यूरिन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की प्यूरिन रहेगी और इसमें 2 प्रकार के क्या रहते हैं? पिरिमिडीन रहते हैं। चलिए, तो प्यूरिन की यदि हम बात करते हैं तो प्यूरिन 2 प्रकार से रहेगी। इसमें कौन कौन सी? एडेनिन रहेगी और क्या रहेगी? दूसरी चीज ग्वानिन रहेगी। मतलब सेम जैसे आपने डीएनए के अंदर 2 प्रकार के प्यूरिन देखा था, एडेनिन और ग्वानिन, सेम वहां पे यहां पर भी प्यूरिन 2 ही रहेंगे। पिरिमिडीन यहां पे एक चेंज हो जाएगा। पिरिमिडीन में आप क्या देखेंगे थे? डीएनए के अंदर आपने देखा था कौन कौन सा? साइटोसिन और थायमिन था। यहां पे साइटोसिन तो रहेगा, तो साइटोसिन लिख लीजिए आप, यहां पे साइटोसिन तो रहेगा, लेकिन साइटोसिन के साथ साथ एक थायमिन जो होता था डीएनए में, थायमिन की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थायमिन की जगह पे यहां पे आ जाएगा यूरेसिल। तो 4 प्रकार के यहां पे आपको नाइट्रोजनी क्षारक देखने को मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन को हम दर्शाएंगे कैपिटल ए से, ग्वानिन को हम कैपिटल जी से, साइटोसिन को हम सी से और यूरेसिल को हम कैपिटल यू से। तो ये चारों के चारों नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित रहेंगे किसके अंदर? आरएनए के अंदर। एक चीज क्लियर हो गई आपकी। अब बात करते हैं क्षारक युग्मन की, यानी कि बेस पेयरिंग कैसी होगी। आरएनए के अंदर बेस पेयरिंग यानी कि क्षारक युग्मन, क्षारक किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ेंगे? तो आपको पता है कि एक जो प्यूरिन होता है वो एक पिरिमिडीन अणुओं के साथ जुड़ता है, ये 4 का आपने बताया था। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एडेनिन होता है, इसमें एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन हमेशा जुड़ेगा किसके साथ? एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल के साथ। तो हमेशा आपको याद रखना है एडेनिन जुड़ेगा किसके साथ? यूरेसिल के साथ। जो आपका ग्वानिन है ये किसके साथ जुड़ेगा? ग्वानिन जुड़ेगा आपका साइटोसिन के साथ। ठीक, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। क्षारक युग्मन का मतलब होता है कि एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से जुड़ेगा। तो जो एडेनिन होता है, डीएनए के अंदर एडेनिन किसके साथ जुड़ता था? थायमिन के साथ जुड़ता था। यहां पे थायमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। वहीं हमारा ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। या आप यूं कह सकते हैं कि साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा? तो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। दोनों चीजें आपको क्लियर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसके बाद आपका बेस पेयरिंग यानी कि क्षारक युग्मन की यदि हम बात करते हैं तो एडेनिन हमेशा जुड़ेगा किसके साथ? यूरेसिल के साथ। और ग्वानिन जुड़ेगा किसके साथ? ग्वानिन जुड़ेगा आपका साइटोसिन के साथ। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अगला है हमारा पेंटोज राइबोज शुगर। यदि हम राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेम आपको दिखाई देगा जैसे आपने डीऑक्सीराइबोज शर्करा का देखा था। आपको यहां पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नहीं था, यानी कि OH समूह यहां पे नहीं था। यहां पे आपने देखा था कि इस कार्बन के साथ, इस दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ यहां पे तो हाइड्रोजन था, लेकिन यहां पर भी क्या था? हाइड्रोजन था। तो ये हमारा किसमें था? मतलब दूसरे नंबर की जो कार्बन, ये तो पहले नंबर की कार्बन है, ये दूसरे नंबर कार्बन। तो दूसरे नंबर की जो कार्बन है उसमें यहां पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन की जगह यहां पे OH आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह आ जाएगा। बस इतना चेंज होगा। बाकी जगह आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। जैसे आपने डीऑक्सीराइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर देखी थी, सेम उसी प्रकार से आपको यहां पर आरएनए की जो न्यूक्लियोसाइड्स है उसके अंदर आपका जो आरएनए का पूरा शुगर है जिसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी 5 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन रहेंगे। सेम सिचुएशन उसी तरह की है, बस एक चीज चेंज हो गया। यहां पे OH आ गया है H की जगह में, जैसा कि आपने डीएनए में नहीं देखा था। डीएनए में आपने यहां पे हाइड्रोजन देखा था, अब यहां पे क्या आ गया है? हाइड्रोक्सिल समूह, यानी कि OH समूह आ चुका है। तो ये आपका हो गया पेंटोज राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता है H3PO4। ये होता है हमारा फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का अगर आप फार्मूले की बात करेंगे तो फास्फोरस बीच में रहेगा। इस फास्फोरस से डबल बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे एक OH समूह जुड़ा रहेगा, एक OH समूह यहां पे और एक OH समूह यहां पे। तो ये आपका हो गया H3PO4 फास्फोरिक अम्ल की संरचना। तो ये है आपका राइबोज शुगर और ये है आपका फास्फोरिक अम्ल। तो दोनों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका भी आपको काम पड़ने वाला है जब भी आप न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। क्योंकि अगर डीएनए की एक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है, मतलब डीएनए चूंकि एकल सूत्री होता है, तो जो डीएनए की एक श्रृंखला बनी है वो किसके जुड़ने से बनेगी? जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनेगी। तो जब आपस में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे हजारों की संख्या में, तब तो डीएनए की एक श्रृंखला का निर्माण होगा। यानी सिंपल सी बात है कि डीएनए की जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला बनेगी उसके निर्माण में न्यूक्लियोटाइड्स भाग लेंगे। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स भाग लेंगे तो उसमें फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो आप फास्फोरिक अम्ल और राइबोज शुगर, इन दोनों की स्ट्रक्चर का आप यहां पे स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं।
चलिए इसके बाद हमारा है आरएनए के प्रकार। आरएनए मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, संदेशवाहक आरएनए। पहला है हमारा संदेशवाहक आरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। दूसरा है हमारा ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा तीसरा है हमारा राइबोसोमल आरएनए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संदेशवाहक आरएनए की। संदेशवाहक आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो देखिए संदेशवाहक आरएनए जो होता है यह एक ऐसा आरएनए होता है जो कि डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है इसका जो मेनली वर्क होता है वो क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए आनुवांशिक सूचनाएं हैं या कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको ये क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे राइबोसोम के अंदर ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि इसके अंदर ही प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चूंकि जब छोटे छोटे अमीनो अणु कहां पहुंच जाएंगे, जब छोटे छोटे अमीनो अणु राइबोसोम के अंदर पहुंचेंगे तो वही छोटे छोटे अमीनो अणु आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, राइबोसोम के अंदर होता है। तो कोई भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं तो उन आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त जो भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको कहां तक पहुंचाना, राइबोसोम तक पहुंचाना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है मैसेंजर आरएनए का। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। जैकब एवं मोनार्ड ने, आपको याद रखना है कि इन्हें मैसेंजर आरएनए नाम दिया था। तो जो हमारा संदेशवाहक आरएनए है इसको मैसेंजर आरएनए किसने कहा, सबसे पहले तो जैकब एवं मोनार्ड ने इसको क्या कहा, मैसेंजर आरएनए कहा। देखिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो भी आरएनए होते हैं, आरएनए का कुल 3 से लेकर के 5% भाग, कुल आरएनए का 3 से लेकर के 5% भाग कौन सा आरएनए होता है, संदेशवाहक आरएनए होता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आरएनए की यदि हम बात करें तो 100% में से लगभग 3 से 5% कौन सा आरएनए होता है, हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, यानी कि संदेशवाहक आरएनए होता है। देखिए केंद्रक के अंदर जो भी इसका निर्माण होगा आप देखेंगे डीएनए से होता है। चूंकि आप देखेंगे कि यहां से जो भी कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होगा, मतलब डीएनए से प्राप्त जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होगी वो कहां पहुंचाई जाएगी, राइबोसोम तक पहुंचाई जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, संदेशवाहक आरएनए की। आपको बस इतना याद रखना है कि संदेशवाहक आरएनए जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा संदेशवाहक आरएनए यानी जो एमआरएनए होता है यह मैसेज को कोड करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। इसीलिए तो मैसेज नाम से स्पष्ट है, मैसेज से बन गया मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला मैसेज को। तो जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है उसको राइबोसोम तक कौन ले जाएगा, तो राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है ये हमारा संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुल आरएनए का 3 से लेकर के 5% भाग हमारा होता है कौन सा, मैसेंजर आरएनए। अब हम एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए के यदि हम कार्यों की बात करते हैं तो मैसेंजर आरएनए के देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट काम है। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, देखिए एमआरएनए के अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण होता है अथवा एंजाइम का संश्लेषण होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहला काम क्या है मैसेंजर आरएनए का, प्रोटीन के निर्माण में या एंजाइम के निर्माण में भाग लेना। तो प्रोटीन निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, एमआरएनए। क्योंकि डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। फिर वही एमआरएनए आगे चल के कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटीन में। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन। तो इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है एमआरएनए का, कि जब इसका अनुलेखन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, उसके पश्चात प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी एमआरएनए प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है एमआरएनए का, प्रोटीन के निर्माण में सहायक। दूसरा क्या है, देखिए कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बनता है, मतलब एमआरएनए का काम डीएनए का निर्माण करना भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा, डीएनए से जब आरएनए बनेगा इस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर मान लीजिए आरएनए से डीएनए बन गया, एमआरएनए से अगर डीएनए का निर्माण हो गया तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उल्टा हो गया, चूंकि डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन है, अब चूंकि आरएनए से फिर डीएनए बन गया तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उल्टा हो गया यहां पे। तो आपको याद रखना है कि कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए के निर्माण में भी मैसेंजर आरएनए भाग लेता है। यानी मैसेंजर आरएनए के दो ही इंपॉर्टेंट काम है, प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण करना और दूसरा है डीएनए का निर्माण करना। चलिए दूसरा है हमारा ट्रांसफर आरएनए। पहला हमारा जो आरएनए का प्रकार था वो था मैसेंजर आरएनए,
दूसरा है हमारा ट्रांसफर आरएनए, इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, या इसे हम टीआरएनए कहते हैं। यहां पे आपको चेंज कर लेना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टीआरएनए, शॉर्टकट में इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोलते हैं, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो सॉल्युबल आरएनए कहा जाता है किसे, इसे जो हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के आप देखेंगे टीआरएनए पाए जाते हैं। हर एक कोशिका के अंदर आपको लगभग 100 प्रकार के आपको टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए दिखाई देते हैं। टीआरएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह कोशिकीय का कुल लगभग 15% भाग होता है। कोशिका द्रव्य में जितना आरएनए उपस्थित है, तो टोटल मान लीजिए अगर 100% आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो उसमें से 3 से 5% तो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, और 15% भाग, लगभग 15% भाग आपको दिखाई देगा ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए देखिए, आप देखेंगे कि ये आकार में अन्य आरएनए की तुलना में काफी छोटे होते हैं। चाहे आपका मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो आपका राइबोसोमल आरएनए हो, बाकी सभी आरएनए की तुलना में इनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। ट्रांसफर आरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ सकता है। इसके अलावा कोशिका में कुल 100 प्रकार के आप देखेंगे टीआरएनए पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना टीआरएनए जो होता है कुल कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आरएनए का लगभग 15% भाग होता है। टीआरएनए का आप यदि कार्य देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि टीआरएनए जो है ये एक बंधन अणु की तरह कार्य करता है। क्या करता है, ये एक बंधन अणु की तरह कार्य करता है, जो कि कोशिकीय पूल से अमीनो अम्लों को ढोकर ले जाता है और एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। मतलब राइबोसोम तक अमीनो अम्लों को ले जाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए करता है। तो ट्रांसफर आरएनए से संबंधित आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि इसका मेनली वर्क क्या होता है, ये अमीनो अम्लों को ढो करके ले जाते हैं, कहां तक, राइबोसोम तक ले जाते हैं, और राइबोसोम में फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी आपको इसके कार्यों के बारे में भी पता चल गया। टीआरएनए का मेन फंक्शन क्या है, ये एक बंधन अणु की तरह कार्य करता है, अमीनो अम्लों को ढो करके ले जाता है, कहां तक ले जाता है, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाता है, और राइबोसोम में फिर प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो कुल मिलाकर के आपने टीआरएनए के कार्य देखा कि टीआरएनए का मेनली काम क्या होता है, अमीनो अम्लों को ढो करके ले जाना, कहां तक, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाना। चलिए, इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी आरएनए का प्रकार है राइबोसोमल आरएनए। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं आरआरएनए, आर फॉर राइबोसोमल और आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए, राइबोज के अंदर राइबोसोम जो है हमारा, राइबोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले आरएनए होते हैं इसी को हम बोलते हैं राइबोसोमल या आरआरएनए। ये एक्चुअल में आप देखेंगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं, और इनका मेनली जो वर्क होता है वो भी राइबोसोम का निर्माण करना होता है। तो सीधी सी बात है, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम के अंदर ये आरएनए क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आरआरएनए का जो काम होता है वो होता है राइबोसोम का ही निर्माण करना। तो राइबोसोम के निर्माण में जो सबसे अहम आरएनए है वो है आरआरएनए, यही भाग लेता है। तो आप देखेंगे कुल कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आरएनए का लगभग 80% भाग आरआरएनए होता है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य के अंदर आपको राइबोसोमल आरएनए दिखाई देगा, क्योंकि यह राइबोसोम का निर्माण करता है, और उसी राइबोसोम के अंदर फिर अमीनो अम्लों को ढो करके जब ट्रांसफर आरएनए ले जाएगा तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से, ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रोटीन निर्माण होता है। तो आपको आरआरएनए का कार्य भी याद रखना है कि राइबोसोम का निर्माण करना इसका प्रमुख काम होता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला ये आरएनए होता है। लगभग 80% कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। चलिए, और इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। चलिए, डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला अंतर तो आपको लिखना है शर्करा यानी कि शुगर को लेकर के। तो जो आपको डीएनए के अंदर शर्करा दिखाई देगी वो कौन सी दिखाई देगी, डीएनए के अंदर आपने देखा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसको हम बोलते हैं राइबोज शर्करा। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। यानी आपने पहला अंतर तो आसानी से लिख लिया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है।
दूसरा डिफरेंस आपको क्या लिखना है, जो हमारा डीएनए होता है ये कहां उपस्थित होता है। तो भैया डीएनए हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से कहां उपस्थित होता है, केंद्रक में। किसके अंदर उपस्थित होता है, डीएनए जो हमारा मेनली प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। तो डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है भैया केंद्रक के अंदर, और कुछ कोशिकांगों के अंदर भी उपस्थित होता है डीएनए। जैसे आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको डीएनए दिखाई देता है। तो आप इतना लिख सकते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है यह मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो आरएनए जो है यह मुख्य रूप से किसके अंदर उपस्थित होगा, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है। और इसके अलावा कोशिका द्रव्य के अलावा कुछ मात्रा में कहां उपस्थित रहेगा, कुछ मात्रा में, तो कुछ मात्रा में आप देखेंगे कि यह केंद्रक में उपस्थित रहेगा। कहां, केंद्रक में भी कुछ मात्रा में उपस्थित रहेगा। यानी आपने दूसरा अंतर क्या लिखा कि जो हमारा डीएनए है यह मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, और आरएनए जो है मुख्य रूप से हमारा कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है। तो दोनों सरल अंतर आपको लिखना है। सबसे पहले डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में उपस्थित होता है, आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में और कुछ मात्रा में केंद्रक में उपस्थित होता है। तीसरा अंतर लिखना है आपको एक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता के बारे में। तो जो हमारा डीएनए होता है ये लंबे समय तक क्रियाशील रहते हैं। डीएनए जो होते हैं ये अधिक समय तक क्रियाशील रहते हैं। डीएनए जो होते हैं ये अधिक समय तक क्या रहते हैं, अधिक समय तक क्रियाशील। तो तीसरा डिफरेंस आपको सिंपल सा लिखना है कि जो हमारा डीएनए होता है ये लंबे समय तक क्रियाशील रहता है, और जो आरएनए होता है ये कम समय तक क्रियाशील रहता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, आरएनए जो होता है कम समय तक, आरएनए कम समय तक, यह कम समय तक क्रियाशील रहता है। तो तीसरा अंतर भी आपने आसानी से लिख लिया क्रियाशीलता के आधार पर कि हमारा जो डीएनए होता है ये लंबे समय तक यानी कि अधिक समय तक क्रियाशील रहता है, जबकि जो हमारा आरएनए है ये कम समय तक क्रियाशील रहता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए अणुभार। तो अणुभार का मतलब होता है जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, अणुभार क्या होता है इसका, तो अणुभार आपको याद रखना डीएनए का अणुभार क्या होता है, अधिक होता है, और इसका अणुभार क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। चौथा अंतर भी आपने आसानी से कर लिया, अणुभार के आधार पर डीएनए जो है इसका अणुभार अधिक होता है, आरएनए का अणुभार क्या होता है, कम होता है। पांचवा अंतर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। डीएनए के अंदर यदि हम द्विगुणन की बात करते हैं, रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो आप लिखेंगे कि डीएनए के अंदर स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए के अंदर आप देखेंगे स्वतः द्विगुणन की क्षमता, तो डीएनए के अंदर आप देखेंगे स्वतः द्विगुणन की क्षमता जो होती है ये पाई जाती है। डीएनए के अंदर स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो आप लिख लेंगे इसमें कि द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ये पांचवा डिफरेंस भी काफी आसान है, इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, सीधी सी बात। बस ये 5 अंतर आपको, सिंपल से अंतर आपको लिख लेना है। एक चीज और आप लिख सकते हैं कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और इसमें आप लिख सकते हैं कि आरएनए के अंदर भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये अंतर भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये जो पूरे के पूरे 5 अंतर हैं ये काफी इजी भी हैं, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर बताइए। आपको कम से कम 4 से 5 अंतर फिर भी तैयार करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें आप लोग, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।